सरकार का ये 7वां बजट है और सदन में जब कभी भी बजट पेश होता है, सरकार यही कहती है कि सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ा बजट सरकार पेश कर रही है। पहले भी कई बजट पेश किए हैं सरकार ने, और इतने बजट पेश करने के बाद भी जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, कई पैरामीटर्स में अभी सुधरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में दो संस्थाओं के जो उत्तर प्रदेश के मानक हैं, डेटा आया, वो मैंने पेश किया था। सरकार उसको स्वीकार नहीं कर रही थी। मैं अपने बजट के भाषण को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि नीति आयोग में जो रिपोर्ट 2020-21 की है, उसमें वहाँ यूपी की रैंकिंग क्या है, मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। 2023-24 का बजट दिशाहीन बजट है, जिसमें न वर्तमान की समस्याओं को सुलझाव है, न भविष्य का रास्ता। और सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने ये किसानों को वादा किया कि आय दोगुनी होगी, न किसान की आय दोगुनी का कोई भविष्य दिखता है, न रोजगार है, न उसका विचार दिखाई दे रहा है। और इससे जो सपना दिखाया जा रहा है पूरे देश को और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, ये सरकार अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सपना देख रही है, तो सरकार को नीति आयोग का जो सतत विकास लक्ष्य 2020-21 की रिपोर्ट है और यूपी कहाँ स्टैंड करता है, वो ज़रूर देखना चाहिए। और तब अध्यक्ष महोदय ज़रूर देखना चाहिए कि एक बार दिन रात चला करके विधानसभा ये साबित करने की कोशिश की कि जो यूएन के गोल्स हैं, सस्टेनेबल गोल्स, उन पे उत्तर प्रदेश की सरकार काम करेगी और दिल्ली की सरकार सहयोग करेगी। अगर उस समय सरकार ने जो दिन रात जगा करके माननीय सदस्यों को इसी सदन में बहस की थी, अगर सही मायने में उन चीज़ों पर काम किया होता और अपने बजट को खर्च किया होता, विभागों को बजट दिया गया होता, तो नीति आयोग को ऐसा नहीं कहना पड़ता। उनका पहला मानक नो पॉवर्टी, 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश नीचे से चौथे नंबर पर है। और ये जो आंकड़े मैं देने जा रहा हूं, ये मेरे नहीं है, जो आप लोग काम करते होंगे वही नीति आयोग को पहुंचता है। जीरो हंगर, भूखमरी समाप्त करने में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में 28 राज्यों की सूची में नीचे से दूसरे नंबर पे है। क्वालिटी एजुकेशन 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पर है। जेंडर इक्वालिटी 28 राज्यों की सूची, उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 28 राज्यों की सूची में 20वें नंबर पर है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हम 14वें नंबर पर स्थान रखते हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश 21वें नंबर में है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश 17वें नंबर पर है। टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता में कमी, 28 राज्यों की सूची में प्रदेश अंतिम पायदान पर है। यहां जरूरी है कि सरकार को समाजवादी सिद्धांत को समझना होगा। सबका साथ, सबका विकास या राम राज बिना समाजवाद के संभव नहीं है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज में 14वें नंबर पर हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में
हम 9वें स्थान पर हैं, क्योंकि गंगा साफ, और एक बार सरकार के ही एक मंत्री उस समय के रहे होंगे, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम कृत्रिम बारिश कराएंगे, कृत्रिम बारिश। क्लाइमेट एक्शन में हम 28 राज्यों की सूची में हम 5वें पायदान पर हैं। लाइफ बिलो वाटर, वित्त मंत्री जी हो सकता है कुछ और सोच रहे हो। लाइफ बिलो वाटर, जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन है ही नहीं, सीमा ही नहीं रखती, इसलिए पैरामीटर की दिक्कत नहीं, लिखना नहीं चाहिए, वाला है ही नहीं आपका, आप लिख रहे थे कुछ इसलिए मैंने पढ़ दिया ये। लाइफ ऑन लैंड 20वें नंबर, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हम 8वें नंबर पे हैं। जब नीति आयोग के ये आंकड़े बताते हों, 6 बजट आपने पेश किए हों, 7वां बजट आपका है, तो हम कहां खड़े हैं, इसके बारे में सरकार को जरूर बताना चाहिए कि आखिरकार हम इन पैरामीटर्स में कैसे बेटर होंगे। मैं नीति आयोग की रिपोर्ट और जो उस दिन मैंने डेटा पढ़ा था उसकी रिपोर्ट, इंडिया टुडे में मैं तीनों रिपोर्ट टेबल, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से टेबल करना चाहता हूं। फिर सरकार कहती है कि इन्वेस्टमेंट आएगा, और उन्होंने सपना देखा कि इस बार 33 लाख करोड़ के एमओयू किए गए हैं, और उन्होंने 19,000 के लगभग एमओयू किए हैं। ये तस्वीर मेरे हाथ में जो आई है अध्यक्ष महोदय, वो सबने देखी होगी, हालांकि तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बड़ा मामला इसलिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। ये टीवी पर चली, सोशल मीडिया पर चली, अखबारों में छपी, और न जाने कितना इसके लिए खर्च किया गया होगा। गमलों पे तो खर्च हुआ ही हुआ था, सफाई पे खर्च हुआ था। आज एक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि जहां पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई, वहां 20 दिन से सफाई नहीं हुई है, और जितने गमले, जितना कुछ सजावट थी, वो सब समाप्त हो चुकी है, सब खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हवा में 19,000 एमओयू दिखाए गए थे और 33 लाख हवा में दिखाए गए थे, ये सब का सब इन्वेस्टमेंट हवा में ही दिखाई दे रहा है। सरकार, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और सरकार, बगल में नेता सदन, ये मानते हैं कि $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हासिल कर लेंगे। हम विपक्ष की तरफ से अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा पहला प्रश्न यही है कि जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश की ग्रोथ है, जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कहता है, उसमें हमें क्या जीडीपी चाहिए होगी, हमारी ग्रोथ क्या हो। फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में 21-22 में उन्होंने कहा कि 16.8 हमारी ग्रोथ रेट है करंट प्राइस पर। हाँ, 4 है शायद, ना जो बजट स्पीच में है, जो बजट स्पीच में है, और जो एवरेज है, जो 17-18 और 21-22 की एवरेज ग्रोथ रेट है, वो 7.8% है। ये सरकार का डेटा बताता है। और मुझे खुशी इस बात की, ये बताते हुए और वही मिनिस्ट्री के डेटा को बताते हुए कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, उस समय की जो एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी थी वो 12.25% थी, उससे 5% कम है। आपकी एवरेज ग्रोथ रेट 5% कम है, और फिर कहते हैं कि हम 19% तक 23-24 में लेकर के जाएंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिरकार नेता सदन से कि इसकी सोर्स क्या है। हमसे तो हर चीज की सोर्स पूछी जाती है, कम से कम 19% कैसे हासिल करेंगे,
उसके लिए आपके सोर्स क्या है, और फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पाने के लिए जो आपका लक्ष्य है 26-27 में, उसके लिए मैं समझता हूं आपको 34% की ग्रोथ रेट चाहिए। 34% की ग्रोथ रेट कैसे संभव है? जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है 6 साल का, वो आपको कहां पर ले जा रहा है ग्रोथ रेट? और अगले 4 साल में क्या उम्मीद उत्तर प्रदेश कर सकता है? मैं तो बधाई दूंगा, और जो सहयोग आप चाहें 34% हासिल करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं तो अध्यक्ष महोदय कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को अपना जो इकोनॉमिक एडवाइजर होगा कोई उनका, उसको बदल देना चाहिए। और अगर आपको कोई गुमराह करे, इकोनॉमिक एडवाइजर आपको गुमराह करे, जो आपको सही सच्चाई न बताता हो, उस आर्थिक सलाहकार का आप क्या करोगे? नेता सदन जरूर बताएं कि 34% आप हासिल कैसे करेंगे। और मैं अध्यक्ष महोदय कहता हूं, हम समाजवादियों का घोषणा पत्र ले लें, ये 34% हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसको हासिल करने के लिए बड़ी बुद्धि की बात हो रही थी। बहुत बुद्धि है, जाने कहां बुद्धि है। अध्यक्ष महोदय, हालांकि मुझे नहीं पता वर्ड अनपार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री वर्ड है बुद्धि। मैं अध्यक्ष जी आपसे चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि बुद्धि का बस इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। एक संस्था को हायर किया गया है केवल मुख्यमंत्री जी को, सरकार को झूठ बताने के लिए, सच्चाई से दूर रखने के लिए। झूठ इज अनपार्लियामेंट्री। 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं आप कि डेटा को कैसे मैनेज किया जाए। जो आपने सच नहीं बोला कि हम 34% हासिल कैसे करेंगे, उस 34% को साबित करने के लिए आप 200 करोड़ एक कंपनी को दे रहे हैं। आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आप 200 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अब समझ लीजिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, कि जो 6 साल में नहीं कर पाए उन्हें 200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इनके आर्थिक सलाहकार फेल, इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव अधिकारी फेल, आपका प्लानिंग कमीशन फेल, आपका वित्त विभाग फेल। 200 करोड़ देकर के डिलॉयट कंपनी से आप सुझाव लेंगे? आपकी सदियों सदियों बनी हुई संस्थाएं आपने धक्का मार दिया उसको। और फिर सरकार कहती है कि 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जिस तरह गन्ने में गुमराह करते हैं, हम सदस्य जितने भी विपक्षी हैं, वो ये पूछते हैं कि बकाया कितना है। सरकार कहती है हमने इतना पे कर दिया है। हम सभी माननीय सदस्य जानना चाहते हैं सरकार से कि बकाया क्या क्या है। कहते हैं हमने तो इतने लाख पे कर दिया। इसी तरह आप कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2%। ये एम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं हो सकता, रोजगार का और नौकरी का डेटा नहीं हो सकता अनएम्प्लॉयमेंट। अगर सच्चा आंकड़ा सरकार को बताना है तो एम्प्लॉयमेंट रेट बताना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है सरकार की? और अगर ये बात 4.2% की है, या हमारे सदस्य जितने भी लोग हैं अपने क्षेत्र में जाते होंगे, तो क्या उन्हें बेरोजगार नहीं दिखाई दे रहे हैं? बेरोजगार नहीं है उनके क्षेत्र में? क्या सबको नौकरी मिल गई? सबको नौकरी मिल गई। इसलिए सरकार को एम्प्लॉयमेंट रेट बताना चाहिए, और जो विभागों में खाली पड़ी हैं नौकरियां को वो कब सरकार भरेगी। और अगर सरकार बताती है
जो मैं आंकड़े पेश कर रहा हूँ CMI का ही है, कोई हमारा साथी माननीय सदस्य बता रहा था ये आंकड़ा कहाँ का है, उसी का आंकड़ा देख लीजिए। क्या एम्प्लॉयमेंट रेट जो पिछली सरकार में था, समाजवादियों की सरकार में था, उससे आप नीचे गए हैं कि नहीं गए हैं? अगर हम CMI का ही डेटा देखें, अगर हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का अगर हम डेटा देखेंगे तो 17 से और 22 के बीच में आपके यहाँ गिरावट हुई है। लोग हताश होकर के और अग्निवीर जैसी व्यवस्था और अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जहां सपने दिखा रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोगों का स्वागत कर रही है अध्यक्ष महोदय, वहीं MSMEs का क्या दोष है जो सबसे ज्यादा नौकरी दे रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है? इन्वेस्टमेंट मीट में आए, बड़ी खातिरदारी हुई, कूपन को लेकर के कूपन बांटे गए। जब इन्वेस्टर्स लंच के लिए कम पड़ गए तो कूपन फ्री बटे, जिसको टाई पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके और कूपन हासिल करके लंच कर ले। ये स्थिति थी। जो MSME है उसके लिए क्या किया? ये बड़े उद्योगपति तो पहले भी आए थे, आखिरकार जो MSMEs के लिए होना चाहिए था सरकार ने क्या किया? और सरकार बता रही है कि न जाने कितनी कारखाने लग गए हैं, कितना फाइनेंस हो गया है, न उनको बैंक फाइनेंस दे रही है। और सरकार बताए कि अगर MSME बहुत लगी है इनकी सरकार में तो आखिरकार बिजली का कनेक्शन कितना लिया उन्होंने? केवल डेटा पे बता देना कि इन्होंने MOU कर लिया, ये सच्चाई से दूर होगा जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं बताया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना आप इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पाएंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल है? हमारी नेशनल से भी नीचे बिलो जा रही है एग्रीकल्चर। और कम से कम जो फसलें पैदा हों उनकी MSP तो सरकार दे। क्या सरकार ने MSP दी है? और अभी जितने भी हमारे माननीय सदस्य होंगे वो जानते होंगे आलू की फसल चौपट हो गई है। किसान को जो कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। वो बजट में कहा गया कि उनके लिए, इनके घोषणा पत्र में कहा गया कि 1000 करोड़ रुपए से रखे जा रहे हैं कुछ फसलों खरीदने के लिए। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जो पोटैटो बेल्ट है, आज तक सरकार ने कितनी खरीद की है आलू की? ये सरकार कम से कम आंकड़े हम लोगों के पास रख दे। ODOP बहुत फेमस, सरकार ने पूरा का पूरा प्रचार ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक लंबी सूची है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। हर डिस्ट्रिक्ट का सरकार ने आइडेंटिफाई किया है कि वहां पर कितना बजट दिया जाएगा, कितना ODOP में काम हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जितने भी सदस्य हैं, पूरे प्रदेश के बैठे हुए सदस्य हैं, आगरा में लेदर प्रोडक्ट के लिए क्या बजट था? अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर के लिए कितना बजट दिया गया? अंबेडकर नगर हमारे बुनकरों का भरा पड़ा है, बुनकर जो सुविधाएं समाजवादी सरकार में मिलती थी वो सभी सुविधाएं छीन ली गई। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कहा गया कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को हम बढ़ावा देंगे। सरकार बताए कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए क्या बजट दिया है। औरैया में फूड प्रोसेसिंग, और फूड प्रोसेसिंग में देसी घी, हमारे माननीय सदस्य बैठे होंगे, बताओ देसी घी के लिए बजट क्या दिया गया? अयोध्या में जैगरी, क्या बजट दिया आपने जैगरी के लिए? बलरामपुर फूड प्रोसेसिंग
कितना बजट दिया गया फूड प्रोसेसिंग के लिए? भदोई कारपेट दरी, वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो समाजवादी सरकार में बना था। उसके अलावा सरकार ने क्या दिया वहां पर? फिरोजाबाद में ग्लासवेयर के लिए बजट क्या था? हमीरपुर के लिए शूज के लिए बजट क्या था? बांदा के लिए बजट क्या था? झांसी का सॉफ्ट टॉयज बजट क्या दिया आपने? कन्नौज में परफ्यूम, इत्र, अतर, पता नहीं खुशबू से क्या नफरत है सरकार को, बहुत नफरत है खुशबू से इनको। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि छापा पड़ गया, मुझे अच्छा लगा कि पूछ लिया। अध्यक्ष महोदय, जिस पे छापा पड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी का था। अरे अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा अध्यक्ष जी से मिल ले चुपचाप, क्योंकि कानपुर के जिस उद्योगपति पे छापा मारा गया था उससे समाजवादियों का कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में था। समाजवादी लोग कैसे बदनाम हों, समाजवादियों पे कैसे आरोप लगे, इसलिए वो छापा मारा गया। और गलती डिजिटल इंडिया की थी, क्योंकि जिसने इत्र का और परफ्यूम का लॉन्च किया था उसका नाम भी पी जैन है, वो भी कन्नौज का रहने वाला है, वो भी उसी मोहल्ले का है, उसका भी कारोबार कानपुर में है, मुंबई में है। पता नहीं कंप्यूटर में क्या दिखाई दिया डिजिटल इंडिया में कि जिसके यहाँ छापा मारना था उसके यहाँ छापा नहीं मारा अध्यक्ष महोदय। अपने यहाँ ही जो काम करता है, जो बीजेपी का समर्थक था, उसके यहाँ छापा मार दिया। और अपनी खीज मिटाने के लिए इन्होंने फिर दोबारा उसके ऊपर छापा मारा। ये तो छापामार सरकार है, और ये कोई नई चीज नहीं है। जो दिल्ली में रहता है वही छापा मारता है। पहले भी सरकारें थी और ये भी सरकार है। कम से कम बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी से कुछ अच्छा सीखा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी छापा मारती थी। बीजेपी ने कम से कम कांग्रेस के रास्ते पे चलने का काम किया है। बीजेपी ने अब बहुत नए नए विधायक जीते हैं, माननीय सदस्य जीते हैं, इनको पुराना इतिहास कांग्रेस का पढ़ना चाहिए। मेरठ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बजट क्या था? तो ये आखिरकार ओडीओपी का प्रचार क्यों है इतना, जब आप बजट नहीं दे रहे हैं उसके लिए? और जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में एमओयू किए हैं, उसकी सच्चाई कब तक जानेगा उत्तर प्रदेश? इससे पहले जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, जिसमें लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए। अध्यक्ष महोदय, देश के सब उद्योगपति वो आए जो दूसरी इन्वेस्टमेंट मीट में आए, लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक भारतीय जनता पार्टी के मित्र उद्योगपति नहीं आए। कहां 2 नंबर का प्रचार हो रहा था, कहां 2 नंबर? भारत को गर्व होता है इस बात पर कि भारत का एक उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया। हमें भी गर्व होता, हम भी कहते कि देखो हमारा उद्योगपति कम से कम इतना अच्छा कारोबारी है, कारोबार करता है कि दुनिया के नंबर 1 पर है। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों को पछाड़ दिया उसने। क्या है बिग जॉस, क्या है दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट? दुनिया में हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है। केवल एक रिपोर्ट नहीं, केवल एक रिपोर्ट ने, सोचिए अध्यक्ष महोदय, कहां दुनिया के दूसरे नंबर की और कहां दुनिया के किस नंबर पे कोई नहीं जानता आज कहां पर है। अध्यक्ष महोदय, मित्र की पहचान तो तभी होती है जब बुरा वक्त आता है। क्या बीजेपी ने अपने मित्र को छोड़ दिया? अपने मित्र को छोड़ दिया? अरे कम से कम इस इन्वेस्टमेंट मीट में तो आते मित्र, और अगर मित्र को छोड़ दिया
तो हमारे जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं वो एक्सप्रेसवे से कैसे लखनऊ आएंगे? जो मॉडल आपने अपनाया, क्या आपका वो एक्सप्रेसवे बन जाएगा? जो मॉडल, जिस मॉडल पे आपने उन उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में लाए, क्या उस मॉडल से आपका सड़क बन जाएगी? मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहता था कि अगर आप स्पीड को बढ़ा देंगे, और जब कभी भी किसी एक्सप्रेसवे, किसी 4 लेन एक्सप्रेसवे का मैंने शिलान्यास या उद्घाटन किया होगा, तो मैं ये जरूर कहता था, एक अमेरिका की कहावत बोलता था, मुझे अच्छा लगा। अभी रोड ट्रांसपोर्ट सरफेस मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी वही कहा कि हम उत्तर प्रदेश की अमेरिका से बेहतर सड़कें बना देंगे, या अमेरिका के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। मैं ये बात कहता था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बनाया। और मैंने कहा अध्यक्ष महोदय हमेशा कि इफ यू कैन डबल द स्पीड, ट्रिपल द इकोनॉमी। नेता सदन, शायद ये बात आपके समझ में आ गई होगी जो मैंने कहा कि इफ यू कैन डबल द स्पीड, यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। और आपका एक्सप्रेसवे कैसा बना है? पूरी गाड़ी अंदर चली गई, लोग बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। अगर मुझे वीडियो मिल जाता वो, तो शायद दुनिया में देखने को मिलता कि असली शूटिंग ये होती है। और जो बात एक्सप्रेसवे की है, वो कैसे बनेगा? वो मॉडल क्या था? उस मॉडल पे क्या आपका गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगा? जो आपने टाइमलाइन दी है, जो आपने समय तय किया है, क्या वो एक्सप्रेसवे बन जाएगा तब तक? जिस मॉडल पे आपने दिया है अपने मित्र उद्योगपति जी को, मुझे नहीं लगता कि वो बन पाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं आपसे, मेरा सुझाव है आप पर, दिल्ली की सरकार ने कई बार कहा मैंने नेता सदन को, मुझे लगता है दिल्ली वाले कम सुनते होंगे आपकी, और ये अगर बात मेरी गलत है तो आप बताओ कि दिल्ली वालों ने आपको किस एक्सप्रेसवे के लिए बजट दिया है? ये मौका है, आप अपना एक्सप्रेसवे दिल्ली वालों को दे दो और कम से कम दिल्ली वालों से बजट लेकर के बनवा लो। नहीं, ये बनने वाला नहीं है, क्योंकि जिनको आपने दिया उनके साथ आप खड़े ही नहीं हैं। मैं केवल एक्सप्रेसवे की बातें नहीं कर रहा हूं, जो समाजवादी सरकार में काम हुए थे, इनका पीडब्ल्यूडी का बजट पिछली बार का, अगर मैं करेक्ट हूं तो 27,470, माननीय लालजी वर्मा जी, यही था बजट इनका पीडब्ल्यूडी का, 27,470, और खर्च हुआ कितना? 7,570 खर्च किया केवल। पीडब्ल्यू सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, उसमें बजट हुआ 27,470, खर्च किया 7,570 केवल। 28%। मैं 30% मानता हूं अध्यक्ष महोदय। ऐसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मिलेगी, ऐसे 34% का हमें जीडीपी का ग्रोथ रेट मिलेगी। और केवल समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे नहीं बनाए थे टू डबल द स्पीड, ट्रिपल द इकोनॉमी के लिए। अगर नोएडा में एलिवेटेड सड़क की जरूरत थी तो एलिवेटेड सड़कें बनी है। नोएडा को गाजियाबाद जोड़ने के लिए, नोएडा के अंदर ट्रैफिक को ईज आउट करने के लिए, दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी सरकार की है। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा मेट्रो किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। गाजियाबाद की एलिवेटेड सिंगल पेयर 6 लेन एलिवेटेड रोड अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। 6 साल में हमें बताए सरकार कि अगर कहीं इस तरह की एलिवेटेड सड़क बनाई हो तो बताएं। जिस समय वो बनी थी वो देश की इकलौती सड़क थी, सिंगल पेयर। नेता सदन, सिंगल पेयर 6 लेन सड़क कहीं तो बना देते आप। हम पे तो बुद्धि नहीं है, हम तो एक ही बना पाए। और हम तो कहते हैं
अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद सिंगल पियर 6 लेन एलिवेटेड रोड जितनी गाजियाबाद में बनाई थी रिकॉर्ड टाइम में, पूरे देश में कहीं नहीं बनी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन से पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल में एक भी बनाई हो तो बता दो हमें आप। हम पे तो बुद्धि नहीं है, आप पे तो बहुत है। अगर बनाई हो तो बता दें अध्यक्ष जी, मैं बैठ जाता हूं थोड़ी देर के लिए। कल बताएंगे, कल बताएंगे, कल बताएंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर बनाई हो तो बता दें, मैं बैठ गया। आज आप बोलो, वो कल बताएंगे। आप आपस में सब लोग नहीं, प्लीज नहीं। डेविड, यू आर नॉट लाउड।